हमारे साथ अब सुनीत महेश्वरी जुड़ रहे हैं, सीईओ एल&टी इंफ्रा फाइनेंस हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मिस्टर महेश्वरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो नंबर्स आए हैं फिलहाल आईआईपी में, सब नेगेटिव मान के चल रहे थे, हमने पॉजिटिव आंकड़ा देखा है 0.6% का। अगर आप इन्फ्लेशन नंबर भी देखेंगे कंबाइंड सीपीआई का, वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ग्राउंड लेवल की जो सिचुएशन है वो इससे मर्ज करती हुई दिख रही है, आपको मैच करती हुई दिख रही है? देखिए, मैं क्योंकि इंफ्रा फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, आईआईपी में शायद थोड़ा सा पॉजिटिव हो, ठीक है, लेकिन अगर हम माइनिंग देखें जी। और मेरे कैपिटल गुड्स का मैंने अभी तक देखा नहीं, बट मेरे हिसाब में मुझे जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो है कि एट द ग्राउंड लेवल सिचुएशन इज स्टिल नॉट टू गुड। ओके। Though it looks like capital goods में there is a small improvement इस बार, but overall क्योंकि capital goods हर उसमें bunching में चलता है, तो if अगर आप year on year basis पे अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में capital goods में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, नए orders नहीं जा रहे हैं, नए projects नहीं बन रहे हैं, पुराने projects जरूर clear हो रहे हैं, and mining में अभी भी सुधार नहीं है। सो ये दो खास इलाके हैं जहां हमें इम्प्रूवमेंट देखने से हम बोलेंगे कि ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सुधार हो रहा है। जी महेश्वर साहब, हाल ही में वित्त मंत्री ने दिग्गज इंफ्रा कंपनियों से और साथ ही उन्हें फाइनेंस करने वाली कंपनियों से, बैंक से बातचीत भी की और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ज़्यादा फाइनेंसिंग अवेलेबल करानी चाहिए, सस्ते दाम पर, सस्ते कर्ज के दरों पर करानी चाहिए। क्या कुछ चाहिए ग्रोथ को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए? क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो शायद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंटर्न जीडीपी के आंकड़े थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे। तो क्या कुछ और करने की ज़रूरत है? मेरा एक ही आंसर जो है, एक ही उत्तर, हरदम मैं उस पर हरदम काफ़ी एक डेढ़ साल से कह लीजिए कि स्थित प्रज्ञ हूँ कि उनकी कंपनीज के ड्यूज हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स या कंपनियों से, सेंट्रल लेवल पे, कहीं स्टेट लेवल पे, इनको किसी तरह एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि ये ड्यूज क्लियर हों। दूसरा, ईपीसी प्रोजेक्ट, क्योंकि कंपनीज की अभी लिक्विडिटी हालत सही नहीं है, तो उनको अगर हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इक्विटी लेके लगाने को बोलेंगे तो उनके पास इक्विटी है नहीं। तो ये सिर्फ अब ही एकदम नए नियर फ्यूचर में तो ईपीसी प्रोजेक्ट्स, यानी कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोजेक्ट्स टाइप अगर निकाले जाए गवर्नमेंट के, तो दो चीजों से, दैट मींस ड्यूज उनके क्लियर हों और नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं, इन दो चीजों से इमीडिएट रिलीफ होगा। मेरे ख्याल में और कोई चीजों से तो रिलीफ होने का डिफिकल्ट लगता है। जो तीसरी चीज है वो एफएम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो वेरियस इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में और विदेश में उनसे मिल रहे हैं, उनको कैपिटल मार्केट में या इक्विटी में लाने का कोशिश कर रहे हैं, वो सही है। तो ये, लेकिन पहले दो नहीं अगर होंगे तो फिर तीसरा भी नहीं हो पाएगा। और इस बीच में हमारे साथ आईओबी के सीएमडी एम नरेंद्र साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र साहब, यहाँ पर दो आंकड़े हैं इन्फ्लेशन के आंकड़े, खासतौर से सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े थोड़े से नीचे की तरफ आते हुए दिखे, 10.4% के आसपास आया। ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की -1% आएगी, ½ % पॉजिटिव आई है। इन दोनों आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या एक केस बनता है आरबीआई के लिए कि अगली ट्रेड पॉलिसी में फिर से ब्याज दरें कम करें? ये अभी आने वाला आरबीआई पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। ये अगले फुल साल का उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ का और रिसोर्स ग्रोथ सभी को ध्यान में रखते हुए, और ऑल्सो द करंट अभी इन्फ्लेशन का ट्रेंड तो डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाए है, सीपीआई में भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखते हुए मेरा तरफ से उन्होंने लिक्विडिटी के लिए भी और दूसरा रेफरेंस रेट, रेपो रेट को भी उन्होंने ध्यान में लेके उसका बारे में कुछ रिडक्शन करने का संभावना है। राइट। ये बताइए नरेंद्र साहब, आपको क्या लगता है कितना कम वो कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ½ % और 3/4% इस साल का टारगेट था, क्या आपको लगता है वो मीट हो सकता है ये आंकड़े देखकर खासकर? बट काफी ऐसा एग्रेसिव होने का इतना सिचुएशन तो नहीं आया है।
बिकॉज अभी ऑयल रिलेटेड प्राइस का फुल एडजस्टमेंट होने का अभी टाइम है। ओके। दूसरा तो हमारा ये सीपीआई इवन एट दिस रेट ये बहुत ज्यादा है। दूसरा अभी ये साल का मानसून कैसा रहेगा और मानसून से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होने का चांस है। और गवर्नमेंट का तो फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन में बहुत सारा उन्होंने मेजर तो लिया है, उसका आगे ये टाइम में ये साल में जरूर उसका बेनिफिट भी मिलेगा। वो इश्यू में रिजर्व बैंक को तो कंफर्ट है। बट दूसरा ये अभी एग्रेसिव कट अभी देना, बट एग्रेसिव दिया तो वो बढ़िया है बिकॉज लेकिन मेरा तरफ से 25% का ही हम उम्मीद रख सकते हैं। चलिए 1/4% या 25 बेसिस पॉइंट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई कदम नहीं उठाता है, आप अपने लेवल पर, अपने बैंक के लेवल पे क्या लेंडिंग रेट कम कर सकते हैं या आपको इंतजार करना पड़ेगा उनके सिग्नल का? नहीं, ये टाइम में थोड़ा क्या है, इवन रिसोर्स में पहले ध्यान देना पड़ेगा। अभी रिसोर्स ग्रोथ को हम एफोर्डेबल रेट में करके एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स को भी हम काफी अच्छा रिटर्न देने का है। ये तरफ से अभी थोड़ा क्या इंटरेस्ट रेट लास्ट महीने में ज्यादा गए हैं, उसको अभी करेक्शन सभी बैंक ने करना पड़ेगा। तो पहले डिपॉजिट का कॉस्ट कम होते वक्त हम उनको वेदर रिजर्व बैंक करे या नहीं करे उनको बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन अभी हम प्रोडक्टिव सेक्टर्स में पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, एसएमई और ये रिटेल लेंडिंग में ऑलरेडी इंक्रीज रिडक्शन तो किया है। अभी भी सभी लाइक हमारा हाउसिंग में अभी 10.25 में हम 75 लाख तक इरेस्पेक्टिव ड्यूरेशन हम वो रेट में लोन देते हैं, वो बढ़िया है। सिमिलरली अदर सम स्टेट बैंक का और भी कम है। तो ये सच सेक्टर में बेस रेट से क्या बेनिफिट दे सकते हैं, दैट वी विल बी टेकिंग केयर। शुक्रिया नरेंद्र साहब आपका CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकाल कर आज अपनी राय देने के लिए। लेकिन इस बीच यहाँ पर संदीप आपसे राय लेना चाहता हूँ। जिस तरह के आंकड़े आए हैं और जिस तरह से अब नरेंद्र साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल एक केस बनता है RBI के लिए कि ब्याज दरें कम करें, एग्रेसिव ना करें तो भी कम से कम इस पॉलिसी में 1/4% की कटौती ज़रूर करें। क्या इस उम्मीद में आप रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और ख़ासतौर से बैंकिंग शेयरों पर कोई खरीदारी का मौका देखते हैं? डेफिनेटली अगर RBI हॉकिश तो डेफिनेटली रहेगी और रहना भी चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके की सिचुएशन है, और अगर क्वार्टर 25 बेसिस पॉइंट्स भी अगर कम करती है तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में यस थोड़ा बहुत रुझान बन सकता है। बट ओवरऑल मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है उनमें मार्केट का माहौल देखते हुए मुझे नहीं लगता कि निवेश का पॉइंट इन लेवल्स पे बनता है। जिस तरीके की उनके डेट इक्विटी रेशियोज है और जो डेट्स ऑलरेडी उनके बुक्स में है, उसको देखते हुए जल्दी से इन टाइप के स्टॉक्स में नहीं जाएं। ये न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स है, ठीक है, छोटा मोटा आप FNO प्ले कर ले या ट्रेडिंग प्ले कर ले, बट मैं इन्वेस्टर्स को राय नहीं दूंगा कि रेट सेंसिटिविटी या इसको प्ले करें। और कहीं ना कहीं जो नॉर्मल सेक्टर्स है लाइक FMCG या IT या जिनको रेट से कोई लेना देना ही नहीं हो, उन्हीं टाइप के स्टॉक्स में निवेश करें। बट यस, आपका क्वेश्चन का मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में थोड़ा बहुत हो सकता है कि क्रेडिट पॉलिसी, जिस तरीके से नरेंद्र साहब ने भी कहा कि ये क्रेडिट पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कि अब कैसा रहता है, उसके बाद प्ले करना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इतनी कोई बहुत ज्यादा तेजी आएगी नहीं, या इतना पहले एडवांस में आप कोई एक्शन लेके कोई बहुत बड़ा गेन करने वाले नहीं है। सो बेटर आने के बाद और उनका जो व्यू है हॉकिश है या डविश है, वो दोनों चीज देखने के बाद आगे का रुझान के लिए काम करे, ज्यादा बेहतर होगा। दासगुप्ता साहब, हो सकता है कि RBI ब्याज दरें कम करे, हो सकता है कि न करे, पॉज करे, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या कदम उठाने पड़ेंगे फिलहाल ग्रोथ को वापस ट्रैक पे लाने के लिए? देखिए, एक तो एक साइकिल होता है। अगर जो अटका हुआ इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स जो सभी चर्चा करते हैं कि ये सब एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, कुछ क्लियरेंस के लिए अटका है, इफ दी स्टार्ट एक्चुअली गेटिंग क्लियर्ड and money starts coming, then cash flows will improve. If cash flows improve, people will start employing people. Employment means consumption. तो ये एक तरफ से I think that is something that the government can do. दूसरी तरफ से I think inflation अगर कम नहीं भी हुआ, अगर GST और ये सब पॉलिसीज पुश करके ये चालू कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, then automatically जो cascading effect of taxes है वो कम हो जाएगा and the cost of goods will come down.
So even if disposable income does not rise, but if, and we're already seeing a softening of commodities, but if the tax element of the goods on goods comes down, then the products will become more affordable. तो डिमांड के लिए एक तो अगर मैं कह रहा था अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, लेकिन वो अगर जल्दी नहीं हो सकता, कम से कम पॉलिसी डिसीजंस ऑन जीएसटी एटसेट्रा शुड बी एक्सपीडाइटेड। जी अदिति, आज जो WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं मार्च के महीने के, हमारा अंदाजा है कि 6.4% के आसपास रहेंगे और उसमें भी कोर इन्फ्लेशन जो है वो फिर से थोड़ा और घटता हुआ दिखेगा 3.6% के आसपास। आप जब ये कह रही थी पहले कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है, आपका क्या अंदाजा है दोनों ही आंकड़े कैसे रह सकते हैं और क्या लेवल पर ये दोनों आंकड़े आ जाएं तो आपको लगता है कि RBI एकदम कंफर्टेबल रहेगा? अब इन इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखने के बाद हमें ब्याज दरों में कटौती के बारे में 2 बार सोचने की जरूरत नहीं, डेफिनेटली करनी चाहिए। देखिए, अगर हम कोर इन्फ्लेशन की तरफ देखें तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि काफ़ी फ्लैट रहेगा कोर इन्फ्लेशन पिछले महीने के कंपैरिजन में। और आगे जाके एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कोर इन्फ्लेशन में कैसे फीड थ्रू होता है वो हमें अभी देखने को रहेगा, वो ये है कि जो आपका मंथली डीजल प्राइस चेंजेस जो प्रपोज हुए हैं, जो रिवीजन प्रपोज हुई है, उसका किस तरह से फीडबैक आता है ओवरऑल मैन्युफैक्चर्ड प्राइसेस में। सेकेंडली, अगर हम अप्रैल की तरफ देखें तो काफ़ी स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने जो पावर टैरिफ्स हैं उनको भी बढ़ाया है और ये भी एक मेजर कंपोनेंट है जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इम्पैक्ट करेगा। तो थोड़ा बहुत प्रेशर जो है कोर इन्फ्लेशन पे वो किस तरह से बना रहता है ये देखना अभी इम्पॉर्टेंट है अगले कुछ महीनों में। मेरे हिसाब से कोर इन्फ्लेशन ऑलरेडी जिस लेवल पे आ गया है वो एक कंफर्टेबल लेवल है, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वो क्लियरली वो फूड इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए उनका क्या ट्रेंड बना रहता है अगले कुछ महीनों में वो देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम जैसे कि अभी नरेंद्र साहब ने कहा, अभी इस साल का मानसून सो फार वी आर अज्यूमिंग इट विल बी अ नॉर्मल मानसून एंड उससे जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ी कटौती आएगी, लेकिन अगले कुछ महीनों में ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर होती हुई दिखेगी। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस में RBI की और उनका ओवरऑल स्टांस किस तरह से बना रहेगा। और साथ ही साथ जो कंजम्पशन डिमांड है उस पर भी मानसून का इम्पैक्ट आएगा रूरल सेक्टर में और फूड इन्फ्लेशन के कम होने के थ्रू अर्बन सेक्टर में। तो ओवरऑल अगले कुछ महीनों में काफ़ी एक तरह से फ्लूइड सिचुएशन है जहाँ की डेटा अभी हमें जून मिड तक क्लियरली वी विल नॉट नो कि ऑनसेट भी कैसा है मानसून का। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि अभी मई की पॉलिसी में शायद एक पॉज हो सकता है RBI की तरफ से, और जो उसके बाद मिड क्वार्टर पॉलिसी होगी जून में, तब तक कम से कम ऑनसेट ऑफ मानसून विल बी अ नोन फैक्टर एंड उस बेसिस पे शायद फिर अगर फूड इन्फ्लेशन में ऑलरेडी अच्छी गिरावट आती है अगले 2 महीनों में और जो आउटलुक है वो बिनाइन लगती है तो शायद जून में एक रेपो रेट का कट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। शांतनु दासगुप्ता साहब, संदीप जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए आज वक्त निकालकर इस खास शो में अपनी राय देने के लिए। और इस खास शो में आज के लिए इतना ही, लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद होगा आपके लिए कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।